आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। तो मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके और मेरे चहेते इस प्रोग्राम बिग बिग टॉकीज में। तो आज मौका बहुत ही खास है क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है 2020, जिसको जाते हुए सबने तौबा करी और ये कहा कि दोबारा लौट के ना आए ऐसा साल। तो उस साल के जाने पर और इस नए साल के आने की खुशी में इस खास मौके पर एक बहुत ही खास एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये एपिसोड इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि इसे हम नववर्ष में शूट कर रहे हैं और आपके लिए लेके आ रहे हैं। और साथ ही एक और ख़ास बात ये है कि हमारे इस सीरीज़ बिग बिग टॉकीज़ को भी 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस खास मौके पर मैं ये खास एपिसोड बना रहा हूँ आपके लिए और आप सब लोगों को समर्पित करता हूँ उस खास एपिसोड पे, जो कि मेरी फेवरेट फिल्म जो कि 1974 में 24 जनवरी को रिलीज़ हुई थी, उस खास फिल्म पर ये एपिसोड है जिसका कि नाम है दीवार। दीवार फिल्म को यश चोपड़ा साहब ने 1974 में बनाया था और इसे रिलीज़ किया था त्रिमूर्ति फिल्म्स ने। बहुत ही शानदार फिल्म बनी थी और इस खास फिल्म पर यह खास एपिसोड मैं विनीत चौधरी इस खास मौके पर आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि दीवार फिल्म जो इतनी खास फिल्म थी, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसका क्या ट्रिविया है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। ये उन दिनों की बात है जब जंजीर फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी थी। उस टाइम पर बच्चन साहब की अभिमान और मजबूर जैसी सुपरहिट फिल्में आ चुकी थी। बच्चन साहब सिनेमा के पर्दे पर एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे और ऐसे में यश चोपड़ा साहब अमिताभ बच्चन साहब को लेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका कि नाम था गर्दिश। गर्दिश फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन थी प्रवीण बॉबी और ये फिल्म बन रही थी। लेकिन उसी दौरान सलीम जावेद साहब ने अमिताभ बच्चन साहब को ये खास कहानी सुनाई दीवार, जिसको सुन के अमिताभ बच्चन साहब बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने इस विषय में यश चोपड़ा साहब से बात करी कि ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म हो सकती है, ज़रा आप इस कहानी को सुन लीजिए। जब यश चोपड़ा साहब ने इस कहानी को सुना तो वह बेहद प्रभावित हुए, लेकिन यश चोपड़ा साहब ने यह फिल्म खुद प्रोड्यूस नहीं करी, जबकि वह फिल्में बनाना शुरू कर चुके थे। इसके पीछे भी एक खास बात है जो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि यश चोपड़ा साहब ने फिल्म दीवार को प्रोड्यूस क्यों नहीं किया था। उसके पीछे कारण है क्योंकि उससे पिछली फिल्म यश चोपड़ा साहब की एक बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी और उस फिल्म का नाम था, जो कि उन्होंने देवानंद साहब को लेकर बनाई थी, और उस फिल्म का नाम था जोशीला, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। और ऐसे में यश चोपड़ा साहब को एक डर था, ऐसा ना हो कहीं ये फिल्म फ्लॉप हो जाए, और उन्होंने संपर्क साधा गुलशन राय साहब से। गुलशन राय साहब ने जब इस कहानी को सुना तो कहा जाता है उन्होंने एक बार नहीं 3 बार इस कहानी का नरेशन सुना था और तीनों बार ही वो रो पड़े थे इस कहानी को सुनने के बाद। तो इस प्रकार से दीवार फिल्म की शुरुआत हुई। अब बारी आई कास्टिंग की। मुसीबतें खत्म नहीं हो रही थी, नई मुसीबत आ गई। अब कास्टिंग क्या होगी? अमिताभ बच्चन साहब और प्रवीण बॉबी तो फिल्म में ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन यह फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 3-4 कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब उन कैरेक्टर्स में किसको लें ये सोच चल रही थी। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, सलीम जावेद साहब ने जब इस कहानी को लिखा था तो उनकी ओरिजिनल चॉइस अमिताभ बच्चन साहब तो थे ही, और शशि कपूर के रोल में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को सोचा था। लेकिन मैं इसके पीछे की कुछ 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। गुलशन राय साहब को जब मालूम चला कि यश चोपड़ा एक और फिल्म बना रहे हैं गर्दिश, जिसमें कि अमिताभ बच्चन हीरो है, तो उन्होंने कहीं इस बात को सजेस्ट किया कि क्यों ना इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को ले लिया जाए। आप अमिताभ बच्चन साहब को लेके ये फिल्म बना रहे हैं गर्दिश, और इसके साथ साथ आपने कभी कभी फिल्म में भी अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया है, ये मुझे मालूम है। लेकिन जैसे ही ये बात मालूम चली सलीम जावेद साहब को तो वह उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को अमिताभ बच्चन साहब को दिमाग में रखकर लिख चुका हूं, तो मैं नहीं समझता कि मेरी इस फिल्म के साथ कोई खिलवाड़ की जाए या कास्टिंग के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किए जाए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, अगर मेरी फिल्म दीवार बनेगी तो उसमें सेंट्रल कैरेक्टर विजय वर्मा का जो करेंगे उस कलाकार का नाम होगा अमिताभ बच्चन। तो इस प्रकार से सलीम जावेद ने साफ कर दिया कि फिल्म बनेगी तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ बनेगी।
लेकिन अब सेकंड लीड की बात चल रही थी। तो उस दौरान जब गुलशन राय साहब ने इस बात को कहा था कि राजेश खन्ना के लिए हम सोचते हैं, तो ऐसे में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब से भी संपर्क साधा था। लेकिन राजेश खन्ना साहब की और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की इक्वेशन उन दिनों ठीक नहीं चल रही थी, और इस करके शत्रुघ्न साहब ने इस फिल्म को ना करने का फैसला किया था। अब क्योंकि बात बदल चुकी थी, अब हमने जब देखा कि फिल्म में हीरो राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन साहब आ चुके थे, तो सेकंड लीड कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे में तमाम हीरो से बात करने के बाद विफलता हाथ लग रही थी। यश चोपड़ा साहब चाहते थे कि इस रोल के लिए नवीन निश्चल साहब को लिया जाए, लेकिन नवीन निश्चल साहब ने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह बच्चन साहब के पैरेलल एक फिल्म ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए वो सेकंड लीड निभाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इस तरह से नवीन निश्चल साहब का जुड़ाव दीवार फिल्म के साथ नहीं हो सका। ऐसे में किसी ने सुझाया कि क्यों ना शशि कपूर से बात की जाए। तो जब शशि कपूर साहब के साथ संपर्क साधा गया, तो फिर इस समस्या का समाधान हो गया और वह खुशी खुशी रवि वर्मा के किरदार को निभाने के लिए तैयार हो गए। और मैं बताना चाहूँगा, शशि कपूर के कैरियर की भी सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनीत फिल्मों में भी दीवार फिल्म एक है, जिसके लिए उनको सपोर्टिंग एक्टर का बेस्ट प्राइज मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स में। तो अब यहाँ पे मेन कास्ट पूरी हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन, प्रवीण बॉबी और शशि कपूर, साथ में नीतू सिंह फिल्म का हिस्सा बन चुकी थी। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, वैसे रियल लाइफ में नीतू सिंह जो है वो शशि कपूर के भतीजे ऋषि कपूर की वाइफ हैं, और उम्र में वह शशि कपूर से 10 साल छोटी थी। लेकिन जब फिल्म के पर्दे पर आप इस जोड़ी को देखते हैं, तो शायद आप इस बात को कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। और ये इन कलाकारों की तारीफ के काबिल बात है कि कभी भी उन लोग के कैरेक्टर्स के ऊपर उम्र हावी नहीं होती थी। तो इस तरह से ये फिल्म बन रही थी। तो मैं अगले मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा, जो था माँ का कैरेक्टर। ये एक वो फिल्म थी जिसमें माँ का कैरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं आपको बताना चाहूँगा, दीवार फिल्म कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थी दिलीप कुमार साहब की एक बहुत ही बड़ी खास फिल्म गंगा जमुना से। मैं आपको अपने पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूं कि अमिताभ बच्चन साहब भी अपनी लाइफ में बेहद प्रभावित रहे दिलीप कुमार साहब से। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये फिल्म इंस्पायर्ड थी गंगा जमुना से, और साथ ही जो इसका क्लाइमैक्स था कहीं ना कहीं आपको मदर इंडिया जैसी फिल्मों की भी याद दिलाता है। तो ये एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही थी, और ऐसे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर था। तो सोचा गया था कि इसमें माँ के किरदार के लिए बीते दिनों की हीरोइन वैजंती माला को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन जब वैजंती माला से संपर्क साधा गया, तो उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया, और फिर से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया इस फिल्म के आगे बढ़ने पर। ऐसे में माइथोलॉजिकल फिल्म्स की हीरोइन निरपा रॉय जी को इस फिल्म में लाया गया, और वह इतना कामयाब रहा ये एक्सपेरिमेंट कि आने वाले दिनों में निरपा रॉय सुपरस्टार की मां के नाम से मशहूर हो गई, और सब बड़ी बड़ी तमाम फिल्मों में निरपा रॉय को मां के रोल के लिए लिया जाना पहली चॉइस बन गई निर्देशकों की। इस प्रकार से ये फिल्म शुरू हुई। तो ये 4 सेंट्रल कैरेक्टर्स के साथ ये स्टोरी आगे बढ़ रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी, जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया खास सीन थे। जैसा कि आप इस फिल्म की कहानी के बारे में जानते होंगे, तो इस कहानी को इतने भव्य तरीके से लाया गया था और इतनी रियलिस्टिक लोकेशंस पर शूट किया गया था, जो कि आज भी एक मास्टरपीस है। और ये फिल्म आज कल्ट क्लासिक का दर्जा ले चुकी है। तो इस खास फिल्म में कुछ बहुत ही खास सीन थे, जैसे कि मंदिर का सीन है कि आप सभी जानते हैं बच्चन साहब को नास्तिक दिखाया गया था, वह मंदिर में नहीं जा रहे थे। वो बड़े खास सीन थे जो कि उल्लासनगर में बिरला मंदिर पर शूट किए गए थे। तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आपसे बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ और भी खास कैरेक्टर थे, जैसे कि विलन के तौर पे मदनपुरी साहब का बहुत ही अच्छा इसमें तरीके से लेकर उनको आया गया था। और बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं ये जो कैरेक्टर्स थे, चाहे अमिताभ बच्चन साहब थे, चाहे मदनपुरी साहब थे, ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थे। और ऐसे में ये बात कही जाती है कि अमिताभ बच्चन साहब ने, जो कि इस कहानी का सेंट्रल थीम थे,
वो जो स्टोरी थी इंस्पायर्ड थी हाजी मस्तान साहब की लाइफ से। तो हाजी मस्तान से वह कई बार मिले थे और कई बार उनके हाव भाव तौर तरीक़ों को उन्होंने देखा था, वो किस तरह से बात करते हैं या किस तरह से वो लोगों से बिहेव करते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को अपने करैक्टर में ढालने की पूरी कोशिश करी और वह कामयाब भी रहे। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, फिल्म इतिहास की इतनी बड़ी फिल्म जिसको अनेकों यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर के देशों में, इंग्लैंड में स्टडी जिनके ऊपर की जा रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है इस फिल्म के बारे में, और बहुत ही खास रोल अमिताभ बच्चन साहब ने निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन साहब को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिल पाया था। ये एक अन्याय था और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं फिल्म फेयर को भी कि वह इस बात के ऊपर उनको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इतने बड़े कैरेक्टर को उस टाइम उन्होंने कैसे इग्नोर कर दिया, और एक माफ़ी के तौर पे ये बात उनको आगे रखनी चाहिए और एक विशेष पुरस्कार अमिताभ बच्चन साहब को अब जाके देना चाहिए और अपनी भूल को पश्चाताप करना चाहिए और इस गलती को स्वीकार करना चाहिए। और अब मैं आपसे फिल्म के उस सीन के बारे में बात करूंगा जो निसंदेह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा में आज तक जितनी भी फिल्में बनी हैं लगभग सभी सीन इस सीन के आगे बोने हो जाते हैं। और उस सीन के पीछे एक खास बात यह है, ये सीन पिक्चराइज होना था लेकिन इसके कोई भी डायलॉग्स रेडी नहीं थे। सलीम जावेद ने शायद अपने कैरियर की ये बेस्ट स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन बहुत ही अजीब विडंबना थी कि इन्होंने इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और सबसे कठिन सीन जो कि फिल्म के क्लाइमैक्स में आता है मंदिर में, जहां बच्चन साहब का बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगी तुम, ये डायलॉग नहीं लिखा गया था और ये फिल्म शूटिंग होनी थी। यश चोपड़ा साहब ने बच्चन साहब से कहा कि शायद ये फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण सीन है लेकिन ये आपको खुद करना है, इसमें कोई आपको डायलॉग नहीं दिया जाएगा, आपने ही इसके डायलॉग्स बनाने हैं, इम्प्रोवाइज करना है और ये सीन आपने करना है। बच्चन साहब ने इस चैलेंज को स्वीकारा और जिस दिन वह राजकमल स्टूडियो में इस सीन को करने के लिए पहुंचे, सुबह का समय था। आप सभी जानते हैं बच्चन साहब बहुत ही अनुशासित कलाकार हैं और टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। वह राजकमल स्टूडियो पहुंचे, सारा सेट लगा हुआ था, सब लोग, शूटिंग यूनिट मौजूद थी, लेकिन बच्चन साहब सीधा यश चोपड़ा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अभी सीन के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ और कुछ सोचना चाहता हूँ। और बच्चन साहब स्टूडियो के अंदर एक कमरे में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर बैठ गए। सभी लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे लेकिन किन्हों ने भी आके उनको छेड़ा नहीं, उनको बुलाया नहीं। समय बीतता गया, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीते, लगभग 10 घंटे बीत चुके थे। और 10 घंटे बाद जब बच्चन साहब कमरे से बाहर निकले तो सारी यूनिट के लोग स्टूडियो में ही सो चुके थे। बच्चन साहब सीधा यश चोपड़ा साहब के पास गए, बोले कि मैं तैयार हूँ, और उन्होंने उस सीन को करने के लिए यश चोपड़ा साहब को कहा। यश चोपड़ा साहब उठे, उन्होंने अपनी यूनिट को बुलाया, सब लोग अपने काम पे लग गए और सिनेमा इतिहास का सबसे बेहतरीन सीन, आज खुश तो बहुत होगे तुम, उस समय उस सीन को पिक्चराइज किया गया। और कहा जाता है कि बच्चन साहब ने जब उस सीन को पूरा किया तो उन्होंने यश चोपड़ा साहब से कहा कि मैं अभी इस सीन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, यदि आप चाहें तो मैं दोबारा सीन दे देता हूँ। लेकिन यश चोपड़ा साहब ने कहा सीन बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके बीच में आपको एक बात और बताना चाहूँगा, बच्चन साहब ने सीन को करने से पहले ही यश चोपड़ा को कह दिया था कि ये सीन जो मैं करने वाला हूँ ये मैं डबिंग नहीं करूँगा, आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करिए, क्योंकि पहले के टाइम में फिल्म अलग शूट की जाती थी और डबिंग बाद में होती थी, लेकिन इसमें वही वॉइस है जो बच्चन साहब ने ओरिजिनल सेट पर बोली थी। और ऐसा फिल्म इतिहास में 2 बार हुआ है। दूसरा फिल्म याराना में भी एक सीन में इस प्रकार से हो चुका है। इस प्रकार से फिल्म इतिहास का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया और द बेस्ट सीन मैं कह सकता हूँ पिक्चराइज हुआ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि फिल्म फेयर ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। जिस फिल्म
ने एक इतिहास कायम कर दिया। उस फिल्म के साथ इस तरह का भेदभाव हुआ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस फिल्म के ना जाने अनेकों रीमेक बने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, NTR साहब ने सबसे पहले 1976 में मगाड़ू नाम से एक फिल्म बनाई जो हूबहू दीवार की कॉपी थी, दीवार का रीमेक था। इसके बाद 1981 में रजनीकांत साहब की थी फिल्म आई जो कि इसी फिल्म का रीमेक था, और 1983 में मलयालम भाषा में ममूटी को लेकर फिल्म बनाई गई। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा, विदेशी भाषाओं में भी इस फिल्म को लेकर कई रीमेक बने, जिसमें उल्लेखनीय है हांगकांग की फिल्म द ब्रदर्स, कोरियन फिल्म भी बनी। इस तरह की फिल्में बनती रही। ब्रिटिश फिल्मकार डैनी बॉयल कहते हैं, जिन्होंने फिल्म बनाई थी स्लमडॉग मिलियनेयर्स की, वह दीवार फिल्म से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और इसी फिल्म को कई बार देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि वो स्लमडॉग मिलियनेयर्स टाइप की एक फिल्म बनाएंगे। तो इस फिल्म के ना जाने आने को फैन हैं, और मैं समझता हूँ बच्चन साहब के तो लगभग जितने भी फैन हैं वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं बच्चन साहब की दीवार फिल्म से। मैं बताना चाहूँगा, फिल्म का व्यापार बहुत ही जबरदस्त था और अलग अलग सेंटर्स में कहा जाता है कि लगभग पूरे हिंदुस्तान भर में इस फिल्म ने 100 हफ्ते पूरे किए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। वो तो उस समय उन्हीं दिनों 1975 में जब फिल्म रिलीज हुई थी, 24 जनवरी को फिल्म आई थी दीवार, और 15 अगस्त 1975 को ही फिल्म शोले आ गई थी। अगर शोले जैसी फिल्म उस साल रिलीज ना होती तो इतने बड़े कीर्तिमान स्थापित ये दोनों फिल्में ही कर जाती, जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म को 7 अवार्ड मिले थे और ये फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई थी। क्रिटिक्स के द्वारा भी इस फिल्म को खूब सराहा गया। बच्चन साहब के कैरियर की निस्संदेह मैं मानता हूँ कि ये सबसे उत्तम फिल्मों में है। मेरी तो फेवरेट फिल्म है ही, और मुझे मालूम है आप सब लोगों की भी फेवरेट होगी। इस फिल्म के अनेकों वर्जन, इस फिल्म की कॉपीज बनती रही हैं और आज तक भी बन रही हैं, लेकिन दीवार आज भी दीवार है और इस दीवार का कोई मुकाबला नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि दीवार फिल्म बनाने के बाद यश चोपड़ा ने भी सोचा होगा कि उन्होंने क्या बना दिया, और उन्होंने बेहतरीन फिल्म बनाई अपने कैरियर में अमिताभ बच्चन के साथ। मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद में कभी कभी फिल्म भी आई थी जो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी, और मैंने पीछे इस फिल्म के ऊपर एक प्रोग्राम ऑलरेडी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बना दी है, बिग बी टॉकीज में। इसके अतिरिक्त त्रिशूल, काला पत्थर बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। मेरी एक और फेवरेट फिल्म सिलसिला, ये सभी फिल्में बच्चन साहब और यश चोपड़ा मिलकर बना रहे थे और बहुत ज़बरदस्त फिल्में रही हैं ये। मैं इसी तरह आपसे फिल्मों के बारे में बताता रहूँगा आगे भी, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप मेरे इस चैनल को नव वर्ष में ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अमिताभ बच्चन की ये गाथाएं मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, इसके लिए कृपया करके मेरे इस निवेदन को स्वीकार कर लिए। मैं एक बार फिर से अंत में आपसे अलविदा ले रहा हूं और एक बार फिर से वादा करके जा रहा हूं कि मैं आपसे लगातार मिलता रहूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई ट्रिविया के साथ। आप सब लोग मुझे लगातार मेल्स लिख रहे हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और इसी तरह से आप मुझे बताते रहिए आप कौन सी फिल्म के बारे में या कौन से ट्रिवियास के बारे में सुनना चाहते हैं। मैं वही चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा, और एक बार फिर से आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय बच्चन। ఇవి నీ దగ్గరే ఉంచు. పని అయిన తర్వాత తీసుకుని తాళాలు నేనే తెరుస్తాను.